सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। हमने यूनिट स्टार्ट करी थी सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट है। इसमें मैंने आपको कई बातें जो है वो बता दी थी। मैंने बातें जो है शुरुआत से स्टार्टिंग से मैंने बताई थी। इसके अंदर हमने सॉलिड स्टेट क्या है, इसके अंदर अब इसके टाइप्स बताए थे, और मैंने आपको ये बताया था क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके टाइप्स क्या हैं, ये मैंने सारा आपको बता दिया था। कल तक हम यूनिट सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बीच में मैं कुछ आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ अभी, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो है वो पढ़ते हैं तो अब जो आगे टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है। तो ये जितने भी डेफिनेशंस हैं वो आपको यदि पता होगी तो आप जो आगे वाली जो टॉपिक्स आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो इनको आप ढंग से देखिए। जिनमें मैंने आपको डेफिनेशंस हैं उनके नाम लिख रखे हैं पहले से ही, या टाइम ख़राब नहीं हो। तो इसमें देखिए कि फेस है। सबसे पहले आता फेस, कि फेस क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्रिस्टल, सबसे पहले आप एक क्रिस्टल की भूमिका बना लीजिए, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। तो ये जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सारी आपको पता चल जाएंगी यदि आपको एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का पूरा जो डायग्राम है वो बनाना आता है। तो जैसे ये कोई क्रिस्टल है, मैं बना रहा हूँ अभी आपके सामने। ये कोई एक सिंपल क्रिस्टल है, ठीक है, इस प्रकार से ये कोई सिंपल क्रिस्टल है। इस सिंपल क्रिस्टल से आप सारी जो डेफिनेशंस है वो सारी निकाल सकते हो, सारी परिभाषाएं आप इनसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले नाम है फेस। फेस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको फलक। फलक का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी एक यूनिट सेल है, या कोई भी आप देखें कि एक इस प्रकार का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो आपको ये फलक ये दिखाई दे रहे हैं ये साइडों में, जो कि पूरे के पूरे फेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूरा का पूरा कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं जिस बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये हो गया एक फेस, ठीक है, कि मतलब जिसके सहारे से ये बने हुए हैं, मतलब ये कमरा जो है वो जिनके सहारों से मिलकर बना हुआ है वो एक फेस है। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक को समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है कि ये समतल पृष्ठ हैं, तो समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिसे फलक कहते हैं। जैसे कि ये पूरा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में आप फलक देखते हैं तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ऐसे आप एक कमरे के बारे में चर्चा करें तो एक कमरे में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल मिला के एक कमरे में टोटल जो है वो 6 फेस होते हैं। यानी एक फलक है उसमें 6 फेस होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक जो है, कोई भी क्रिस्टल जालक किसी भी क्रिस्टल जालक को समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिसे फलक कहते हैं, फेस कहते हैं। इसके बाद में डेफिनेशन नंबर 2 आती है, वो आती है एज। एजेज यानी मतलब किनारे। किनारे का मतलब होता है कि कोई भी फलक है, कोई भी फेस है, वो जहाँ से जुड़ेगा वो उसका किनारा है। किनारा मतलब एज है। जैसे कि किसी भी क्रिस्टल जालक के अंतर्गत जो फलक है उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से जो बनता है उसे किनारा कहते हैं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब क्या हो गया कि कमरा जैसे एक यहाँ से आया, एक दीवार यहाँ से आई, तो ये जो यहाँ से जुड़ेंगी तो ये बीच में ये जो लाइन है वो क्या है, यहाँ पर किनारा है। तो जैसे ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में किनारे टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये किनारे हो गए 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 किनारे हो गए। 8 के बाद में आप देखिए 9, 10, 11, 12, यानी 1, 2, 3, 4 इधर, 4 इधर, 8, फिर 9, 10, 11 और 12, ऐसा करके 12 जो होते हैं वो किनारे होते हैं। तो ये हो गया 12 एज। 12 जो एज हैं वो होते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टल में 2 फलकों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जिसका निर्माण होता है उसे किनारा या फेस कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 3, इंटरफेशियल एंगल्स, यानी बीच का कोण। बीच का कोण का मतलब होता है कि जैसे ये एक फेस आया, एक ये फेस आया, तो ये फेस आने के बाद जब ये फेस आपस में मिलते हैं तो किनारा बना। इस किनारे के बनने के बाद में जो एंगल प्राप्त होता है, यानी इस फेस का इस फेस के सापेक्ष जो एंगल आता है, यानी इस फेस का इस फेस के साथ में जो एंगल बनता है, ये वाला ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। यानी 2 फेस जो होते हैं वो जिस बिंदु से टकराते हैं, उस बिंदु के टकराने के बाद में 2 फेस के बीच में जो बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। जैसे सबके अलग अलग इंटरफेशियल एंगल्स आते हैं, कल तक अपने देखे थे A=B बट नॉट इक्वल टू C, α=β नॉट इक्वल टू गामा। तो मेरा कहने का मतलब जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इंटरफेशियल जो एंगल है वो 90 डिग्री है,
यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन इसको जो ही ऐसा कर दिया जाए इस प्रकार से तो इंटरफेशियल एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये होता है इंटरफेशियल एंगल। इसके बाद में होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि यहाँ पर ठोस कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है एज +2 माइनस फेसेज। ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एज +2 माइनस फेसेज। कोई भी आप एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिंपल यूनिट सेल है, कोई भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये वाली सिंपल है, इसके अंतर्गत अपने को देखना है कि इसका जो ठोस कोण या सॉलिड एंगल है वो कितना है। तो इसका सॉलिड एंगल कितना आया, एज टोटल कितने हैं 12, तो 12 तो एज +2 माइनस फेस कितने हैं, फेस हो गए 6 हो गए फेस, इज इक्वल टू 12 + 2 यानी 14 में से 6 गए तो 8। तो यहाँ पर 8 जो सॉलिड एंगल है वो अपने पास हैं। यानी एक सिंपल जो अपने पास यूनिट सेल है या क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूब अपने पास है, उसके अंदर कुल मिला के ठोस जो कोण है वो टोटल कितने हैं, 8 है। 8 जो ठोस कोण है वो आते हैं यहाँ कर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ठोस कोण हम निकाल सकते हैं एज +2 माइनस फेसिस से। इसके बाद में एक अगली डेफिनेशन अपने पास आती है, वो आती है क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक, जिसके बारे में हमने चर्चा कर भी ली थी। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक, किसी भी क्रिस्टल में, जैसे कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंतर्गत अपने देखा कि समतल पृष्ठ है, उनसे मिलकर बना हुआ हमने उसे मान लिया, लेकिन जो जहाँ पर वो बिंदु मिल रहा है वहाँ पर भी तो कुछ मानना पड़ेगा, ये वाले बिंदु, ये बिंदु, तो इनको अपन क्या मानते हैं, गोले के रूप में मानते हैं, जिनको बोलते हैं अवयवी कण, गोले के रूप में मानते हैं, जिनको हम अपन कहते हैं अवयवी कण। और अवयवी कण के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ये अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, जिनको अवयवी कण बोला। और अवयवी कण को हमने कल इन सबको अपने किस रूप में माना था, गोले के रूप में, राउंड शेप, गोले के रूप में कल तक हमने इन सबको माना था गोले के रूप में। तो क्रिस्टल जालक क्या हो गया, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, तो क्या हो गया, किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को गोलों के रूप में दर्शाने की व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है। एक बार फिर बताता हूँ कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो अवयवी कण है, अवयवी कण जिसके अंतर्गत हो सकता है एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, ये जो है इनको गोलों के रूप में दर्शाने की व्यवस्था, यानी गोले मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गोले, तो गोलों के रूप में दर्शाने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है। आगे होगा समझ। इसके बाद में अगली डेफिनेशन आती है, वो आती है यूनिट सेल। यूनिट सेल, इसके बारे में अपने बताया था मैंने पहले। यूनिट सेल में क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंतर्गत जो अवयवी कण है उनको छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शाने की व्यवस्था होती है। यानी ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में अवयवी कणों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शा रखा हमने। जैसे अपने गोला नहीं बता रखा, गोला तो करेंगे तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी गड़बड़ा जाएगी, तो इसमें छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर है यूनिट सेल या एकक कोशिका। किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शाने की, या छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनके रूप में दर्शाने की व्यवस्था को एकक कोशिका या मात्रक कोशिका, एकक कोशिका या मात्रक कोशिका, मात्रक कोशिका या यूनिट सेल कहा जाता है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। यूनिट सेल जो होती है वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी वह छोटी छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, वह तो यूनिट सेल है। और किसी भी क्रिस्टल को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शाने की व्यवस्था जो है, गोलों के रूप में दर्शाने की व्यवस्था, वो क्रिस्टल जालक है। मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए कि जो छोटे छोटे गोलों के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है, अर्थात छोटे छोटे गोले जो हैं वो आपस में बहुत सारे जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक भवन है, मकान है, उसको बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है। तो एक पूरा पूरा मकान बनेगा ईंटों से, तो एक ईंट सबसे कम से कम एक ईंट हो गई यहाँ पर यूनिट सेल। यानी वह छोटी छोटी इकाई, ये वो होगी ईंट, तो वह छोटी छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मतलब ईंट जो है वो बहुत सारी जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगी, एक भवन का निर्माण कर लेंगी। एक एक ईंट 2 5 ऐसे करके हजारों ईंट जुड़कर एक पूरे के पूरे भवन का निर्माण कर लेती है। वैसे ही बहुत सारी यूनिट सेल जो है वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेती है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेती हैं। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इसके बाद में अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है यहाँ पर
कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में अवयवी कण है, उनको हमने किसके रूप में माना है भी, गोलों के रूप में, गोलों के रूप में माना है। तो समन्वय संख्या क्या होगी कि किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो है, मान लीजिए कोई भी एक अवयवी कण है, वो अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों से घिरा रहता है वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे ये अवयवी कण है, ये मान लीजिए एक अवयवी कण इधर है, एक अवयवी कण इधर है, दोनों तरफ अवयवी कण है, तो इस एक की समन्वय संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी, एक यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से जुड़ गया, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई, 2। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण समान आकार के जितने अन्य अवयवी कणों से, या किसी भी क्रिस्टल जालक में एक गोला समान आकार के जितने अन्य गोलों से घिरा रहता है वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 1, 2। इसी प्रकार जैसे और देखा जाए 1, फिर ये इसके साथ इधर भी जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक मैं इधर जोड़ देता हूँ, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई, 4। ठीक है, तो ये 4 से जुड़ा हुआ, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, तो ये इसकी होगी समन्वय संख्या। बिल्कुल सिंपल। इसके बाद में आता है पैकिंग एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब क्या हो गया कि कोई भी क्रिस्टल जालक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 600 नंबर का पेपर हुआ, तो टोटल जो पेपर है वो आपका 600 नंबर का है, तो आपका टोटल जो पेपर है वो आ गया आपका 600 नंबर का है, मल्टीप्लाई बाई 100। आपके उस पेपर में आए हैं 360 नंबर, 600 नंबर का पेपर है, 360 नंबर आए हैं, तो आपके कितने परसेंट नंबर आए, 60% नंबर आए। यहाँ पर 60% नंबर आए ना, यहाँ से 2 बिंदु कट गई तो यहाँ से आ गया 60%, आपके 60% नंबर आए हैं, मतलब 100% नहीं आए। ऐसे क्या होता है, क्रिस्टल जालक के अंतर्गत पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ, आपको लग रहा है कि ये कमरा जो है वो 100% भरा हुआ है, इसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ बोर्ड है, बाकी स्पेस खाली पड़ा है, तो 100% नहीं है। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं या जिस जगह पर सारी चीज़ें रख रखी हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी संकुलन क्षमता है। एक घर में कभी भी संकुलन क्षमता, या एक कमरे में कभी भी संकुलन क्षमता, या एक माचिस की डिब्बी में कभी भी संकुलन क्षमता 100% नहीं हो सकती। आपको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं स्पेस रह जाता है। तो जितनी भाग में हम खड़े हैं वो उसकी संकुलन क्षमता है। तो टोटल क्या हो गया, जैसे एक कमरे के अंदर, एक कमरा है, उसके अंदर मान लीजिए 600 ईंटें आ सकती हैं। ये कमरा, इस कमरे में मैं टोटल यदि इसको पैक कर दूं तो मान लीजिए इसमें 600 ईंट आ सकती हैं। मैंने इसमें कितनी ईंटें रखी, 360, तो मैंने कितनी परसेंट ईंटें रख दी हैं, 60% ईंटें रख दी हैं। मतलब क्या हो गया कि इस कमरे की पूरी संकुलन क्षमता है वो कितनी है, 60% है। वॉल्यूम ऑफ द एटम्स ऑफ द यूनिट सेल 360, वॉल्यूम ऑफ द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट सेल 600 मल्टीप्लाई बाई 100 60%। तो ऐसे निकलती है संकुलन क्षमता। जैसे कि बात करें सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, सरल एकक कोष्ठिका। तो सिंपल यूनिट सेल है, उसके अंतर्गत जो संकुलन क्षमता है वो 52.4% होती है, सिंपल। इसके बाद में, सिंपल के बाद में आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC। तो BCC के अंदर संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है। फलक केंद्रित घनीय संरचना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर 74% होती है। तो ये ऐसे पता चलता है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कैलकुलेशन इनकी एक आगे पूरा का पूरा टॉपिक आएगा, हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इनके बारे में हम कैलकुलेशन देखेंगे नेक्स्ट जो अपने और टॉपिक्स बनेंगे उनमें। तो ये इस प्रकार से निकल सकती है संकुलन क्षमता। उसके बाद में आ गया वॉइड्स, रिक्ति। सिंपल सी है, रिक्ति का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पर ये 60% है, तो 60% में मैंने बताया कि 60% में ईंटें हैं, तो बाकी स्थान कितना बच गया, 100 माइनस 60 है, तो टोटल स्थान बच गया बाकी 40। तो 40% क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी वॉइड, रिक्ति। आई समझ। जैसे कि यहाँ पर ये 52.4% है, इसके अंदर क्या हो गया, इसकी जो संकुलन क्षमता है सिंपल यूनिट सेल की संकुलन क्षमता 52.4 है, तो इसकी रिक्ति कितनी आएगी, टोटल तो 100% होती है, माइनस 52.4 इज इक्वल टू इसकी जो रिक्ति आएगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे 100 में से ये गए तो यहाँ पर जो भी आएगी वो इसकी रिक्ति आएगी, ठीक है, वो इधर आ जाएगी
रिक्ति, ये आ गई रिक्ति। इसके बाद में जैसे BCC है तो यहाँ पर 100 तो है टोटल, माइनस 68 हो गई यहाँ पर, क्या हो गई संकुलन क्षमता, तो इसकी रिक्ति कितनी आई वो यहाँ पर आ जाएगी। एग्जाम में पूछते हैं प्रश्न के कई बार पूछ लेते हैं कि BCC की रिक्ति बताइए, तो अपन लोगों को ध्यान नहीं रहता है, अपन 4 ऑप्शन देते हैं। जैसे आप IIT, IIEE, इनमें JEE की इनकी एग्जाम देते हैं, जेट की एग्जाम देते हैं, तो इनमें पूछ लेते हैं कि FCC जो है उसकी रिक्ति बताइए, उसकी वर्ड्स बताइए, तो आप लोगों को ध्यान नहीं रहता। वहाँ पर 74 भी रहता है, समझ रहे हो, वहाँ पर 74% भी रहता है, तो उसके अलावा उधर के साइड में 26% भी रहता है, ठीक है ना। तो 26% रहता है, तो अपन क्या गलती से क्या 26 वाले पर टिक नहीं लगा के 74 पर लगा देते हैं। तो अपने को क्या पता है, अपने को ध्यान नहीं रहता ना कि अपन तो ये 74 सुना हुआ था, फटाफट याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा 100 माइनस 74 इज इक्वल टू जो इसकी आएगी वो आएगी यहाँ पर रिक्ति। तो एक सिंपल यूनिट सेल है, उसकी जो रिक्ति है वो कितनी होती है 100.0052.40 यहाँ पर आ गया 6, ठीक है, यहाँ पर आ गया 6, और ये कितना हो गया यहाँ पर, अभी ये हो गया यहाँ पर 9, 9 में से 2 गया तो कितना आया 7, फिर यहाँ पर ये हो गया 9, 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4। तो यहाँ पर देख लीजिए 0, 6, 4, 10, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 9, 1, 10। तो ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 47.60, ये इसकी आ गई रिक्ति। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए 100 माइनस 68 करेंगे तो कितना आ गया, 100 माइनस 68 करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 32%, 60, 70, 80, 90 और 100, 32% इसकी रिक्ति। यहाँ पर देखा जाए 100 में से 74 गए तो कितने आए 26, यानी 6 और 4 10, 7 और 2 9 1, 6 और 4 10, 7 और 2 9 1, 10, 26%। तो ये इसकी आ गई रिक्ति। ऐसे क्या होता है, रिक्ति निकलती है। इसके बाद में एक अगला टॉपिक आता है, वो आता है यहाँ पर लेटिस पॉइंट, जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। जैसे मैं जहाँ पर भी यहाँ पर एक टिक लगा दूँ ना, वो उसका जालक बिंदु है। ये सारे के सारे क्या है, इसके जालक बिंदु है, क्रिस्टल पॉइंट है, सारे के सारे लेटिस पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे लेटिस पॉइंट है, जितने भी मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ वो सारे के सारे लेटिस, किसी भी क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन आपको ध्यान होंगी तो आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ सकेंगे, आगे की टॉपिक है वो क्लियर कर पाएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपको ये टॉपिक पूरे समझ में आ गए होंगे, इनको ढंग से देख लेना और वीडियो को बार बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, आपको ये सारी डेफिनेशन जो है वो पूरी की पूरी आनी चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, राधे राधे।